वेलकम टू दी नेक्स्ट जेन मेडिकोस। आज का टॉपिक है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का थर्ड टॉपिक, नॉर्मल इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो देखते हैं ये क्या है। सबसे पहले एक सिंपल बात समझते हैं। ईसीजी या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हार्ट की पंपिंग को रिकॉर्ड नहीं करता, ये हार्ट के इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करता है। मतलब हार्ट के अंदर जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बनते हैं और जिसकी वजह से हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, उन्हीं इम्पल्सेस का ग्राफ ईसीजी होता है। हार्ट सबसे पहले इम्पल्स ऐसे नोड से जनरेट होता है, इसीलिए ऐसे नोड को नेचुरल पेसमेकर ऑफ हार्ट भी कहते हैं। ये इम्पल्स पहले एट्रिया में स्प्रेड होता है, फिर एवी नोड में थोड़ी देर के लिए रुक जाता है और उसके बाद बंडल ऑफ हिस और परकिंजी फाइबर्स के थ्रू वेंट्रिकल्स तक पहुंचता है। इसी इलेक्ट्रिकल जर्नी को ईसीजी वेव्स के फॉर्म में रिकॉर्ड करते हैं। अब देखते हैं ईसीजी की हर वेव क्या बताती है। सबसे पहले पी वेव, ये एट्रियल डिपोलराइजेशन को शो करती है। डिपोलराइजेशन का सिंपल मतलब है कि एट्रिया को कॉन्ट्रैक्शन का इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिल गया है। इसके बाद एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड वेंट्रिकल्स में भेजती है। नॉर्मल पी वेव की ड्यूरेशन लगभग 0.8 से 0.10 सेकेंड होती है। अगर पी वेव एब्सेंट हो तो एट्रियल फिब्रिलेशन जैसे अरिथमिया का सस्पिशन होता है। अब बात करते हैं पीआर इंटरवल, जो एग्जाम्स में बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। ये पी वेव के स्टार्ट से क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के स्टार्ट तक स्टार्ट तक का टाइम होता है। इस टाइम में इम्पल्स ऐसे नोड से एट्रिया, फिर एवी नोड, फिर बंडल ऑफ हिस और पुरकिंजी फाइबर्स से होते हुए वेंट्रिकल्स तक पहुंच जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एवी नोड में लगभग 0.1 सेकेंड का फिजियोलॉजिकल डिले होता है। ऐसा डिले इसलिए होता है ताकि एट्रिया पहले कॉन्ट्रैक्ट हो जाए और वेंट्रिकल्स प्रॉपरली ब्लड से फिल हो जाए, जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। अगर ये डिले ना हो तो एट्रिया और वेंट्रिकल्स एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और पंपिंग एफिशिएंट नहीं होगी। इसीलिए पीआर इंटरवल को एवी नोडल कंडक्शन टाइम भी कहा जाता है। नॉर्मल वैल्यू इसकी है 0.12 से 0.20 सेकेंड्स। अगर पीआर इंटरवल बढ़ जाए तो फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक हो सकता है, और अगर बहुत कम हो जाए तो वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम जैसे कंडीशन का इंडिकेशन हो सकता है। अब आते हैं ईसीजी का सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। ये वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। वेंट्रिकल्स की मसल्स काफी थिक होती है, इसीलिए इनकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज भी ज्यादा होती है। इसी वजह से क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स सबसे बड़ा दिखाई देता है। इसकी नॉर्मल ड्यूरेशन है 0.06 से 0.10 सेकेंड। और वाइवा पॉइंट याद रखिए, एट्रियल रिपोलराइजेशन भी इसी टाइम होती है, लेकिन क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इतना बड़ा होता है कि एट्रियल रिपोलराइजेशन उसके अंदर हाइड हो जाता है। अगर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बहुत वाइड हो जाए तो बंडल ब्रांच ब्लॉक या वेंट्रिकुलर रिदम का सस्पेक्शन भी होता है। क्यूआरएस के बाद आता है एसटी सेगमेंट। ये वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन के बीच का फेज होता है। नॉर्मली एसटी सेगमेंट बिल्कुल फ्लैट या आइसो इलेक्ट्रिकल होता है। ये क्लिनिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एसटी सेगमेंट ऊपर जाए अगर एसटी सेगमेंट ऊपर जाए यानी एसटी एलिवेशन हो तो एक्यूट मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन यानी हार्ट अटैक का स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होता है। और अगर एसटी डिप्रेशन हो तो मायोकार्डियल इस्चेमिया का सस्पिशन होता है। अब आते हैं टी वेव की तरफ। ये वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करती है। रिपोलराइजेशन का मतलब होता है हार्ट मसल का नेक्स्ट हार्ट बीट के लिए नॉर्मल रीसेटिंग स्टेट में वापस आना। नॉर्मली टी वेव अपराइट और राउंडेड होती है। टॉल टी वेव हाइपरकेलेमिया में मिल सकती है और इन्वर्टेड टी वेव इस्चेमिया में। अब आते हैं क्यूटी इंटरवल की तरफ। ये क्यूआरएस के स्टार्ट से टी वेव के एंड तक होता है। ये वेंट्रिकल्स की
टोटल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का टाइम बताता है, मतलब डिपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन दोनों। नॉर्मल क्यूटी 0.35 से 0.44 सेकेंड्स होता है। अगर क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्ग हो जाए तो डेंजरस अरिथमिया का रिस्क बढ़ जाता है। यू वेव हाइपरकेलेमिया या ब्रैडिकार्डिया में दिखाई देता है। अब आते हैं ईसीजी लीड्स पर। ईसीजी में 12 लीड्स होती है, 3 बाइपोलर, 3 एग्यूमेंटेड लिम्ब लीड्स और 6 चेस्ट लीड्स। तो बाइपोलर लिम्ब लीड्स ये स्टैंडर्ड लीड्स होती है, तो ये लीड 1, लीड 2, लीड 3 होती है। 3 एग्यूमेंटेड लिम्ब लीड्स मतलब अनपोलर लिम्ब लीड्स, ये एवीआर, एवीएल, एवीएफ होती है। और 6 चेस्ट लीड्स ये V1 से V6 तक होती है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि लेड टू रिदम एनालाइज के लिए सबसे ज्यादा यूज होती है और एवीआर नॉर्मली नेगेटिव होता है। और एंटोवेंस लॉ याद रखिए, लेड 2 इज इक्वल टू लेड 1 प्लस लेड 3। शॉर्ट में कहूँ तो पी वेव एट्रियल डिपोलराइजेशन, PR interval impulse conduction from atria to ventricles with AV nodal delay, QRS complex। QRS complex ये ventricular depolarization शो करती है और ST segment ये नॉर्मली फ्लैट होती है और T वेव ventricular repolarization शो करती है और QT interval total ventricular electrical activity।